Also, good evening, Olivia बेटा, and good evening सिद्रा. I hope सभी को आवाज आ रही है. गुड इवनिंग सर. हाँ बेटा, कोई डाउट इसमें आपको? जो अपन ने पढ़ा था वैसे जनरल कोई भी डाउट हो तो जस्ट शेयर इट विद मी. अपन ने लास्ट टाइम पे आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ा था. ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्विक रिकैप कर लेते हैं अपन. आप एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से, तो उसकी टेंडेंसी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं. और नॉर्मली ऐसा होता है कि जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो अट्रैक्शन होता है और जिससे एनर्जी निकलती है. तो मैक्सिमम एटम्स के लिए, मोस्ट ऑफ द एटम्स के लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, मतलब हीट इज रिलीज्ड. ठीक है, अपन ने ये देखा था लास्ट टाइम पे. जैसे ऑक्सीजन के लिए 141 किलो जूल पर मोल ऑफ हीट इज रिलीज्ड, -1, और माइनस साइन यही इंडिकेट करता है कि आपका हीट जो है वो रिलीज हो रही है. ठीक है, हीट रिलीज हो रही है, ये इंडिकेट करेगा. और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का साइन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साइन का उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है. तो अगर हीट रिलीज हो रही है मतलब देयर इज एन अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यू इलेक्ट्रॉन, तो न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा एटम में और हीट रिलीज हो जाएगी. डेल्टा एच नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव है, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि एटम की इलेक्ट्रॉन के लिए अफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव है ना? ये अपन बोल सकते हैं. तो ये अपना अट्रैक्शन के कारण एनर्जी रिलीज हो रही है, ये अपन ने देखा था. ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको पिछली क्लास में? लेकिन सारे एटम इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेंगे, सबकी इलेक्ट्रॉन के लिए अफिनिटी नहीं होगी. अपन ने ये देखा था, अलविया बेटा, सिद्रा, there are certain atoms which do not want to accept electrons, है ना, because of their completely filled shell और सबशेल और हाफ फिल्ड सबशेल. तो जैसे नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते. why? because they have completely filled shell. बेरिलियम मैग्नीशियम भी नहीं लेना चाहते क्योंकि नया इलेक्ट्रॉन आएगा, 2s तो फिल्ड है, उसको 2p में रहना पड़ेगा, 2p को क्रिएट करना पड़ेगा. अभी 2p नहीं है क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं थे, लेकिन नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको 2p में रुकना पड़ेगा, वो बाहर है. वो नया इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा अट्रैक्शन फील नहीं करेगा जितना आपका बेरिलियम मैग्नीशियम में ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन है, तो वो नहीं ऐड होगा, है ना. नाइट्रोजन को अगर अपन देखें तो नाइट्रोजन में भी आपका हाफ फिल्ड सबशेल है, तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है आपका नहीं ऐड हो पाएगा, या ऐड होगा तो अपन को एनर्जी भी देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ेगा, क्योंकि हाफ फिल्ड जो सबशेल होता है ये स्टेबल होता है. समझ आया? तो आई होप ये सभी को क्लियर है. और किस किस बातों पर निर्भर करती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? एटम के साइज पर. छोटा साइज है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, है ना. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे निर्भर करती है. अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे देखा अभी, अगर फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड सबशेल्स हैं या फुली फिल्ड शेल है तो वो इलेक्ट्रॉन नए इलेक्ट्रॉन को नहीं लेंगे ऐसे एटम. मतलब अपन को देना है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी भी अपन को ही देनी पड़ेगी. वी हैव टू पुश दैट इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, है ना. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे क्या होता है कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो आपका इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ सकता है ना. तो अपन ने ये देखा था कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड में आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो साइज छोटा होता जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है क्योंकि प्रोटॉन बढ़ते आ रहे हैं. तो आने वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करेगा. तो लेफ्ट से राइट पे उन्हीं अपन ने ये देखा था कि आपकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अफिनिटी बढ़ेगी. हाँ, कुछ एक्सेप्शन जरूर थे, जैसे कि अपने नाइट्रोजन
नियॉन, बेरिलियम, ये आखिर में लिखे हैं मैंने, ये नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि इनका या तो शेल पूरा भरा हुआ है जैसे कि नियॉन में, या सब शेल पूरा भरा हुआ है जैसे कि बेरिलियम में, या सब शेल हाफ फिल्ड है जो स्टेबल होने के कारण नए इलेक्ट्रॉन को ऐड करना नहीं चाहेगा। तो आई होप ये समझ में आ गया सभी को। क्लियर? उन्हीं समझ में आया कि नहीं आया? सर एफिनिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का उल्टा साइन होगा, ऑपोजिट साइन होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो जो आपकी हीट चेंज होगा इलेक्ट्रॉन जुड़ने पे, जैसे ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, दिख रहा है आपको कितनी एनर्जी रिलीज होगी? उन्हीं दिख रहा है कितनी एनर्जी रिलीज होगी? यस सर -140। हाँ -141। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है एटम में और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन है। अगर अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग अंशिका बेटा। तो ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो ये तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई। अधिकतर एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा और एनर्जी रिलीज होगी बिकॉज देयर इज अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस which is also going outside the atom and which tries to pull that extra electron inside the atom, and that's why the energy will be released. और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देखोगे बेटा, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये है ना, तो डेल्टा एच का साइन क्या है? नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का साइन, इसको तो निग्लेक्ट कर दो आप, है ना, नेग्लिजिबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का साइन जो है उल्टा है डेल्टा एच के साइन का, माइनस लगा रहे हैं, तो ए को माइनस डेल्टा एच कर दो तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कितनी होगी? लगभग 141 प्लस 141। आप ऐसे भी सोच सकते हैं क्वालिटेटिवली भी कि इलेक्ट्रॉन के लिए अफिनिटी है एटम की, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। समझ में आ गया? उन्नीत समझ में आया? और यस सर। है ना, और अपन देखते हैं कि ग्रुप में नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसे चेंज होगी। अलविया, ग्रुप में नीचे उतरते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड ग्रुप में नीचे उतरने पे कैसा होगा। ठीक है, पुनीत जरा बताओ क्या 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 एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपन। हाँ, ग्रुप में नीचे उतरने पे कैसा होगा? सर इंक्रीज हो सकता है। क्यों? बिकॉज सर नीचे जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी कम होती थी, इसलिए मैंने गेस किया। चलो, मतलब ठीक है, बड़ा होता है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन हट जाता है, ठीक है, लेकिन आपने थोड़ा उसके रेस्पेक्ट में मत सोचो, वो ऐसा होता है तो ये ऐसा होता है। आपने आयनाइजेशन एनर्जी का तो ऑर्डर सही बताया, तो नीचे उतरने पे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलने लगता है क्योंकि एटम का साइज बड़ा होता जाता है, लेकिन जोड़ना मुश्किल हो जाता है। एटम का साइज सर बड़ा होता मुझे जाता पता है क्यों। है। क्यों सर बताओ? क्योंकि जैसे ज्यादा शेल ऐड हो जाती है तो फिर जो न्यूक्लियर चार्ज एटम पे लगना चाहिए वो भी कम हो जाता है, इसलिए हमें बिल्कुल सही ज्यादा बोला। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी चाहिए होती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला आपने बेटा। हाँ, यही अपन को देखना है कि जैसे जैसे आपका साइज बड़ा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन, नए इलेक्ट्रॉन को, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर और बाहर आके जोड़ना पड़ेगा क्योंकि शेल बड़ी होती जाएगी, है ना, तो बाहर आके जुड़ेगा तो इतना अट्रैक्शन फील नहीं करेगा और वो नया इलेक्ट्रॉन जो जुड़ रहा है
एटम उसको इतना ज्यादा जोर से नहीं खींचेगा, है ना। बिल्कुल सही बताया, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। लेकिन इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है बताओ मेरे को। इसमें जैसे अगर अपन एक्सपेक्ट तो उन्हीं ये कर रहे हैं कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है ना। सबसे ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? फ्लोरीन, क्योंकि छोटा है ना। एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज दिस वन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा, सबसे छोटा एटम है तो सबसे ज्यादा खींचेगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, इस तरह से। ठीक है, दिस इज ट्रू कि नीचे उतरने पे साइज बड़ा होता जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा, है ना, आने वाले शेल बढ़ेगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है। ठीक है, वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन है यहाँ पर। ठीक है, एक्सेप्शन ये होगा कि फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन का होगा। ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर तो साइज बड़ा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती जाएगी। लेकिन ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, है ना। मतलब पहाड़ों से नदी नीचे आ रही है और वैसा हो गया कि पहाड़ों पे ही वापस चली गई, है ना। एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर, ये एक्सेप्शन समझ में आया आप लोगों को कि एक्सेप्शन, पहली बात तो कि एक्सेप्शन है, ये बात समझ में आई आपके कि ये एक्सेप्शन है, अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं। अलविया, सिद्रा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ बेटा। सिद्रा, हाँ, नीचे उतरने पे एटम का साइज बड़ा होता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन कम महसूस हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की जो एटम की जो अफिनिटी है नया इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो कम होती जा रही है, क्योंकि एटम बड़ा होता जा रहा है। छोटा एटम की अफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। छोटा एटम में इलेक्ट्रॉन जुड़कर नया इलेक्ट्रॉन ऐड होकर न्यूक्लियस के पास में जा सकता है ना, छोटा एटम के कारण। समझ में आया? तो आई होप ये समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई अपने को। उम्मीद, क्या गड़बड़ हो गई कि फ्लोरीन की तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, लेकिन फ्लोरीन की ज्यादा नहीं है, सीएल की ज्यादा है। सीएल बड़ा है लेकिन फिर भी ज्यादा खींच रहा है ना। फिर उसके बाद तो ठीक है, नॉर्मल ट्रेंड है, एक्सपेक्टेशन पे सीएल बड़ा है फिर भी ज्यादा खींच रहा है। ब्रोमीन और ज्यादा बड़ा है तो कम खींचना चाहिए, तो कम ही खींच रहा है सीएल से, और आयोडीन सबसे कम खींचना चाहिए तो सबसे कम खींचेगा, है ना। ये तो समझ में आ गया अपन को, क्लियर? आई होप ये क्लियर है बिल्कुल। ये एक्सेप्शन क्यों आ रहा है? ये एक्सेप्शन बेटा इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर आप गौर करेंगे, फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 वैलेंस शेल में। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? उसमें भी 7 है। ब्रोमीन, क्योंकि एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, एक ही ग्रुप के अंदर वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होता है, 7 इलेक्ट्रॉन है सभी में, है ना। अब आप सोचो कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कौन करेगा आने वाले इलेक्ट्रॉन को? सबसे ज्यादा अट्रैक्शन एक्सपेक्टेड था कि फ्लोरीन करेगा, क्योंकि छोटा है। लेकिन एक चीज आपने, आधी चीज सोची, आपने दूसरी हाफ तो सोचा ही नहीं कि सबसे ज्यादा रिपल्शन भी फ्लोरीन ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो 7 इलेक्ट्रॉन है ना, वो सेकंड शेल में, छोटी सी है सेकंड शेल, तो सातों इलेक्ट्रॉन पास पास होने के कारण बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना देंगे, और ये जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है इसको ज्यादा रिपल्शन करेंगे। जबकि क्लोरीन में क्या हुआ? ठीक है, बड़ा साइज है, अट्रैक्शन कम हुआ तो रिपल्शन भी कम हुआ, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ गया। समझ आया? तो ये एक्सेप्शन समझ में आ रहा है? तो एक्सेप्शन मैं लिखूंगा आपको कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है, जनरल ट्रेंड तो ये कहता है एटम का साइज बड़ा होने के कारण अंशिका नीचे उतरने पे
इलेक्ट्रॉन के लिए अफिनिटी घटती जाएगी, क्योंकि साइज बड़ा होता जा रहा है, शेल बड़ा होता जा रहा है, तो अट्रैक्शन डिक्रीज होता जा रहा है। जनरल ट्रेंड तो ये कहता है। इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है इस जनरल ट्रेंड के अपोजिट जाकर, वो ये है कि ग्रुप में नीचे उतरते वक्त इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जनरल तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन दूसरे से तीसरे पीरियड में इंक्रीज हो रही है, फिर वापस से डिक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों है? दूसरे पीरियड की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इतनी के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन इतना नहीं खींच पा रहे, क्योंकि दूसरे पीरियड के जो एटम है वो बहुत छोटे हैं, और उनमें जो पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा आने वाले नए इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन करेंगे। छोटे साइज के कारण अट्रैक्शन भी ज्यादा हुआ, लेकिन रिपल्शन भी ज्यादा हुआ। पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन उस नए इलेक्ट्रॉन को जुड़ने में रोकेंगे। समझ आया? इज इट क्लियर? सो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इज, सिद्रा समझ में आया बेटा? अलविया, है ना? एक्सेप्शन ये है आपका अंशिका बेटा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस then decreases, increases from second period to third period and then it decreases. Reason being, second period element का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है? उसका second period का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी is not the highest. It is the third period elements which possess highest electron affinity, जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचना चाहेंगे उन्हीं, ठीक है? क्यों? रीजन क्या है? उन्हीं समझ में आया कि नहीं आया? उन्हीं, वंशिका, सिद्रा, अलविया, समझ गए? क्लोरीन में बड़ा साइज है तो इलेक्ट्रॉन जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन भी कम करेंगे, तो नए इलेक्ट्रॉन को आने में थोड़ा सा आसानी होगी। फ्लोरीन में अट्रैक्शन ज्यादा है छोटे साइज के कारण, लेकिन रिपल्शन भी ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोटी जगह पर ही फोकस हो गई, एक साथ आ गई, तो रिपल्शन भी कर रही है, अट्रैक्शन भी हो रहा है। तो इस कारण से आपका फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इतना आसानी से नहीं जुड़ता जितना Cl में जुड़ता है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे ट्रेंड क्या होगा उन्हीं बताओ जरा। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलेनियम है, टेलुरियम है, बताओ जल्दी से। उन्हीं पे आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। हाँ, तो क्या होगा? एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की, फिर सल्फर की, है ना, फिर सिलेनियम की, फिर अंशिका टेलुरियम की, ठीक है? ये तो उम्मीद थी, अपन एक्सपेक्टेशन थी। समझ आया अंशिका, उन्हीं, अलविया, सिद्रा? लेकिन हुआ क्या? हुआ तो कुछ और ही। पहले ऑक्सीजन से सल्फर में जाने में बढ़ गई, फिर डिक्रीज हुई, ठीक है? थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो ज्यादा है सेकेंड पीरियड के मुकाबले, है ना? ऑक्सीजन का छोटा साइज है तो वो इलेक्ट्रॉन जुड़ने को रेजिस्ट करेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इज इट क्लियर? तो yes हाँ बेटा, वेरी गुड। सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से ले लेंगे सेकेंड पीरियड के मुकाबले, ठीक है? जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो फास्फोरस ज्यादा आसानी से ले लेगा, ठीक है? या ऐसे लिख देता हूँ मैं। सर एक बार समझा दो सर, ये ग्रुप में डिक्रीज क्यों करेगी? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस ज्यादा आसानी से ले लेगा, बड़ा है तो बड़ा तो कम अट्रैक्ट करना चाहिए उन्हीं इलेक्ट्रॉन को, लेकिन वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है।
नाइट्रोजन में क्या है, छोटा है तो ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहिए था, लेकिन छोटा है अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लेकिन पहले से भी तो 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस शेल में नाइट्रोजन में, है ना। ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को, छोटी जगह पर है ना ये पांचों इलेक्ट्रॉन, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी रिपल्शन ज्यादा करेंगे। मतलब ऐसा है कि अपन जैसे आप ऐसा सोचो कि छोटे से रूम में जा रहे हैं अपन, है ना, हॉस्टल में, आपके हॉस्टल में जाओगे आगे आप कॉलेज में, ठीक है, और हॉस्टल में रहते हो तो वहां जैसे बहुत छोटा रूम होगा, कई बार अच्छा रूम होता है, बड़ा रूम होता है नए हॉस्टल्स का, पुराने हॉस्टल के छोटे रूम। अब वहां पे पहले से रूम में 3 जने हैं, आपको लगेगा कि छोटा सा रूम है, मेरे को जल्दी से मैं एंटर हो जाऊंगा, ऐसे सोचो, लेकिन छोटे से रूम में पहले से जो 3 जने हैं उनके कारण आपको रिपल्शन भी होगा बहुत, है ना, क्योंकि जगह कम है, ठीक है। इस कारण से नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, समझ आ रहा है। सेकंड पीरियड में अट्रैक्शन होगा, छोटा है तो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन के कारण, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण, आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन के कारण इतना ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा छोटे साइज का। उन्हें समझ में आया थोड़ा सा? सर वो ऊपर वाला समझा दो सर। ऊपर वाला भी यही है, बिल्कुल यही बात बोली है, सेम बात। छोटे साइज का जो फायदा था अट्रैक्शन का, इलेक्ट्रॉन के जुड़ने के लिए, वो थोड़ा सा कम हो गया। क्यों? क्योंकि छोटे साइज का सिर्फ फायदा ही फायदा नहीं, नुकसान भी है थोड़ा सा। क्या नुकसान है? कि जो पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है ना, वो भीड़, मतलब उनकी क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, वो रिपल्शन करेंगे आने वाले इलेक्ट्रॉन। सर तो फिर ये डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप ये। हाँ, फिर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होने लग जाता है। उसका रीजन ये है कि फिर तो साइज बहुत बड़ा हो जाता है डाउन द ग्रुप में, और बहुत बड़ा साइज हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत बड़ा साइज हो जाने से सर गेन आपका, का काउंट हो जाता है। हाँ, फिर तो अट्रैक्शन ही कम होने लग जाता है बाद में। तो सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में जाने में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है ना, फिर घटने लग जाती है अनमी। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप सभी को क्लियर है। एक्सक्यूज मी सर, सर गुड इवनिंग। मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, लेट ज्वाइन किया है। सर अभी आप क्या करवा रहे हो? वही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बता रहा हूँ मैं, एक्सेप्शन बता रहा हूँ, है ना। तो नीचे उतरने पे इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होती जाती है साइज बड़ा होने के कारण, लेकिन दूसरे से पीरियड, तीसरे पीरियड में जाओगे तो पहले तो बढ़ती है फिर कम होती है। दूसरे पीरियड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तीसरे पीरियड की होती है। दूसरे पीरियड में छोटा साइज तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी लगता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच लेगा छोटा साइज, लेकिन ये आधी बात है। छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, ये बात सही है, लेकिन उसका फायदा इतना नहीं मिला छोटे साइज का। क्यों? क्योंकि रिपल्शन भी हो जाएगा। जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन है ना, वो रिपेल करेंगे आने वाले इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होती है। जैसे सल्फर की ज्यादा होगी ऑक्सीजन से, है ना, क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से, लेकिन थर्ड पीरियड के बाद तो फिर कम होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि फिर तो साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जुड़ना और भी मुश्किल, अट्रैक्शन ही कम हो जाता है। लेकिन सेकंड पीरियड में अट्रैक्शन भी होता है तो रिपल्शन भी होता है। रिपल्शन से अट्रैक्शन का, छोटे साइज के अट्रैक्शन का, आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन का फायदा थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आई होप ये क्लियर है, समझ में आया सबको? कोई डाउट? तो अब अपन इसको थोड़ा सा और पढ़ लेना आप लोग, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं, और आगे अपन अब अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टी है अपनी, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। दोनों मिलते जुलते टर्म्स लगते हैं, अलविया एक जैसे लगते हैं कि नहीं लगते अपन को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी,
दोनों एक जैसे टर्म लगते हैं, दोनों में फर्क मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है, और एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप बता सकते हैं क्या फर्क है? कौन बताएगा मेरे को? थोड़ा सा अंशिका थोड़ा बताओ। इसको अपन काय से रिप्रेजेंट करते हैं? ये ग्रीक लेटर है एक्स जैसा, ये मोल फ्रैक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये दो टर्म है, मिलती जुलती हैं, अभी अपन ये पढ़ चुके हैं, है ना। ये बताता है कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन। आइसोलेटेड एटम की टेंडेंसी है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। मतलब अलग थलग एक एटम है, वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाएगी। कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, है ना, वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाएगी आपकी। एक अलग थलग एटम, आइसोलेटेड एटम कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन, बाहरी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है अपने घर के लिए, है ना, उसके शेल के लिए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉन्डेड एटम। ये तो बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है, जो कि बॉन्डेड एटम किसी मॉलिक्यूल का हिस्सा है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉन्डेड एटम, ठीक है, बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि जैसे एक एटम है ए, गैसेस एटम है, अगर इस पे इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ये बनता है ए माइनस गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है आपका, ये इलेक्ट्रॉन जो है कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाएगी, माइनस नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। ये बता रहा है अपन को कि आइसोलेटेड एटम की कितनी टेंडेंसी है। ये आइसोलेटेड एटम ये रहा, और ये एक अलग थलग इलेक्ट्रॉन है, उसको खींचने की कितनी टेंडेंसी है। जितनी ज्यादा इसकी टेंडेंसी होगी उतना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इस एटम की होगी उन्हीं, ठीक है। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं है। मान लीजिए कि ए बी से जुड़ा हुआ है मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। डेफिनेशन लिख लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इज द प्रॉपर्टी
ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बॉन्डेड पेयर को अपनी ओर खींचने की कैपेसिटी, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम की कैपेसिटी कितनी है बॉन्डेड पेयर को अपनी ओर खींचने की, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ये समझ में आया? सिद्रा, अंशिका, पुनीत, अनवी, समझ में आया कि नहीं आया ये? यस अलविया, सर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए और बी में ए अगर मान लो बी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर कोई मेरे को ऐसे कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है बी से, इसका ये मतलब हुआ कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है अपना कोवेलेंट बॉन्ड का, है ना, ये जो कॉमन है दोनों के बीच में, ये ए अपनी ओर ज्यादा खींचने की टेंडेंसी रखेगा। ए अपनी ओर ज्यादा खींचने की टेंडेंसी रखेगा, ऐसे। समझ आया? मतलब ये बीचों बीच नहीं रहेगा, ये ए के पास ज्यादा रहेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे कहें, अपन इसको काय से रिप्रेजेंट करते हैं उन्हीं, काय ए काय बी, काय ए ग्रेटर देन काय बी, तो इसका ये मतलब हुआ कि ए हैज स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू पुल द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब ए और बी का जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन बीचों बीच ना होकर ए की तरफ थोड़ा ज्यादा खिसक गए। इसका ये मतलब है कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी के मुकाबले ज्यादा है। समझ आया? तो ये बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है, जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है कि कितनी एनर्जी निकलती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है ना। तो एक एटम में कितनी एनर्जी निकलती है अगर उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। तो इसकी यूनिट जो होती है वो यूनिट तो एनर्जी की यूनिट होती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जो कि बहुत ही छोटी यूनिट है, या फिर थोड़ा बड़ी यूनिट लें अपन, जूल पर एटम, मतलब ये भी कम ही वैल्यू आएगी एक एटम के लिए। थोड़ा सा बड़ी वैल्यू आएगी किलो जूल मोल के लिए, पूरे मोल ऑफ एटम के लिए थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी। समझ आ रहा है? जबकि दूसरा बात यह है कि यहाँ पे तो ये कोई एनर्जी नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बस इतना बता रही है कि कौन ज्यादा खींचेगा, है ना, कौन ज्यादा खींचेगा, किसको खींचेगा उन्हीं, कौन ज्यादा किसको, किसकी बात चल रही है? अलविया, अनवी, कौन ज्यादा खींचेगा किसको? कौन ज्यादा खींचेगा? सर ए बी को खींचेगा। बी को नहीं, दोनों के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में टग ऑफ वॉर चल रहा है ना। ए खींचे बी खींचे, कौन ज्यादा अपने पास में रखेगा? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा। मान लीजिए मैंने ऐसे बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है, इसका मतलब टग ऑफ वॉर में कौन जीतेगा? ए, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ए के थोड़ा ज्यादा नजदीक रहेंगे। समझ आया? तो ये तो रिलेटिव टेंडेंसी है, मतलब कौन ज्यादा खींचेगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। समझ में आया? बस ये जरूर बता देंगे, तो एक नंबर से डिनोट करते हैं जो अपन को ये बता देता है, जैसे अपना रैंक होता है ना वैसे नंबर्स होते हैं। ठीक है, रैंक्स होता है वैसे नंबर होते हैं। तो रैंक बता देगा कि हाँ जिसका ज्यादा नंबर होगा उसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जो है किस किस बात पे निर्भर करती है, ये अपन को देखना है। ठीक है, ये भी आपके साइज पे निर्भर करेगी, क्लियर, और आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे इसकी डिपेंडेंस इतनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड तो पूरा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे जरूर निर्भर करेगी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और साइज कितना है, उस पे आपकी ये वैल्यू जरूर निर्भर करने वाली है। समझ आया? इसको नापेंगे कैसे अपन, ये देखते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहले मैं ये बता दूं, जैसे अगर आपका
मान लीजिए कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, F2 मॉलिक्यूल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर किधर की ओर रहेगा, बताएं जरा। क्योंकि दोनों ही आपके क्या है, फ्लोरीन एटम है, दोनों ही एक जैसे एटम है, दोनों ही खींचने की जितनी भी टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बराबर है। तो बराबर होने के कारण जो आपका फ्लोरीन है वो का इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों बराबर खींच रहे हैं, बीचों बीच रहेगा, है ना। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि एक H ले लें और एक फ्लोरीन ले लें, और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, ये मैं अभी बताता हूँ, 2.1 होती है। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये होती है 4.0। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाया, फ्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे अनबी, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर किसके नजदीक रहेगा, हाइड्रोजन के पास या फ्लोरीन के पास। सर फ्लोरीन के पास। हाँ, फ्लोरीन के पास रहेगा। तो मैं इसको ऐसे दिखा दूं, थोड़ा सा मिड पॉइंट पे नहीं रहेगा, और उन्हीं क्या मैं ऐसे बना दूं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है उसको बजाय ऐसे पूरा सिमेट्रिकल बनाने के इधर की तरफ ज्यादा कर देता हूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, इधर थोड़ी सी कम हो गई। ठीक है, एफ इधर ज्यादा हो गई तो इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ खिसक जाता है इसलिए। ठीक है, समझ आया। अब ये किन किन बातों पे, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये यूज है। इससे बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है ना। पोलैरिटी का क्या मतलब होता है, उन्हीं जरा बताओ मेरे को, अंशिका और उन्हीं, पोलैरिटी का क्या मतलब होगा। बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर के कारण। सिद्रा बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय पोलैरिटी। अलविया, जैसे पोलैरिटी का ये मतलब है बेटा कि आप जैसे अगर किसी इलेक्ट्रॉन पेयर को या पूरी क्लास को ही लीजिए अपनी, मान लो सब लोग आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो सबके बीच में आपका जो कनेक्शन है बहुत बढ़िया है, सब लोग बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रखते हैं। अगर कोई आप में अ, आपको डिवाइड करना चाहेगा ग्रुप में, आप में लड़ाई करवाकर, तो नहीं कर पाएगा, है ना। क्योंकि आप पूरी क्लास जो है, everybody know each other very well and they are very good connected, they know each other। ठीक है, ऐसे ही बॉन्ड में लीजिए, अगर बॉन्ड आपका बिल्कुल ऐसे बीचों बीच है तो नॉन पोलर बॉन्ड हो गया। समझ आया। लेकिन क्या हुआ कि अगर किसी कारण से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, किसी कारण से, वो कौन सा कारण है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर, इलेक्ट्रो बॉन्ड के अबाउट जो दो एटम है उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर के कारण उन्हीं इलेक्ट्रॉन पेयर बीचों बीच ना रहकर एक तरफ शिफ्ट होने लग गया, तो मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी आ गई, मतलब चार्जेस आ गए, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ ज्यादा हो गई, एक तरफ कम रह गई। जिधर ज्यादा हो गई इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इधर कम रह गई उधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिस कारण से ऐसे कहेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप हो गई, दो अपोजिट पोल डेवलप हो गए। अगर मान लीजिए कि कोई आपकी लड़ाई करवाता है क्लास में, तो ऐसा होगा कि दो ग्रुप हो गए। समझ आया, तो आपने दो ग्रुप बना लिए, एक ग्रुप ये है और दूसरा ग्रुप ये है, दोनों आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो मैं कहूंगा कि क्लास के अंदर पोलैरिटी आ गई है, दो अपोजिट ग्रुप बन गए जो आपस में अलग अलग हैं, दे आर नॉट मतलब टुगेदर। इसी तरह से यहाँ पे मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ जाने का मतलब दो अलग अलग चार्जेस सेपरेशन, वो इलेक्ट्रॉन के खिसकने के कारण हुआ, है ना, और मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी आ गई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी आ जाती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किस पे निर्भर करती है और इसको मेजर करने के क्या क्या तरीके, इसकी कोई यूनिट तो नहीं होती, है ना, ये निर्भर करती है साइज पर।
जेड इफेक्टिव पे निर्भर करती है, ठीक है। एटम के चार्ज पे भी निर्भर करती है, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो एटम ज्यादा खींचने वाला कहलाएगा, ठीक है। उस चार्ज को मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कहता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज। एटम पे निर्भर करती है, ठीक है। और आगे अपन देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन पे भी निर्भर करती है। हाइब्रिडाइजेशन अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, जो अब शुरू ही होने वाला है जल्दी से आपका, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया सबको, ये बिल्कुल क्लियर है सबको, ठीक है। तो इसको नापने के तरीके क्या है ना, व्हाट आर द स्केल्स टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई बता सकता है? अनवी बताओ। अंशिका, अनवी, जल्दी से बताओ। अलविया, सिद्रा, उनीब। सर पॉलिंग स्केल। हाँ बिल्कुल सही बोला, पॉलिंग स्केल है। 3 स्केल होती हैं लेकिन इसमें सबसे कॉमन है पॉलिंग स्केल, है ना। एक तो होगी मुलिकन स्केल, ठीक है। दूसरी होती है पॉलिंग स्केल। कैसे निकालते हैं पॉलिंग स्केल पे? बिल्कुल सही बताया आपने, बताओ जल्दी से। सबसे कॉमन कौन सी है? अंशिका बताओ। अनवी, सबसे कॉमन स्केल कौन सी है? सर पॉलिंग स्केल। हाँ, और कौन सी स्केल होती है बताओ। ऑलरेड रॉशो स्केल। ये 3 स्केल है ना। मतलब ये अलग अलग वैल्यूज आती हैं। जैसे मोलिकन स्केल को अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इससे काय से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोलिकन स्केल पे एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी और उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का एवरेज मानी जाती है। समझ आया कि नहीं है? दोनों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू लीजिएगा, ठीक है। पॉलिंग स्केल पे भी इसको नापते हैं। पॉलिंग ने जो फॉर्मूला दिया था वो अलग दिया था, उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर बताया कि ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो होगी आपकी ये इस तरह से निकालना बताया। हालांकि इतना जरूरी नहीं है, बस थोड़ा सा देख लो। ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर उसने ए और बी की बॉन्ड एनर्जी से नापा। बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस अंडर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड, ठीक है। तो इससे नापा, लेकिन इतना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये इसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बताया। अब ये इसमें दिक्कत ही आ गई अपन को कि डिफरेंस बताया, तो फिर एक डिफरेंस से फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एब्सोल्यूट, जैसे मैं बोल दूं x माइनस वाई इक्वल टू 10 है, तो फिर आप, मैं पूछता हूँ x की वैल्यू कितनी है, बताओगे क्या आप? कितनी है x की वैल्यू? कुछ भी हो सकती है, वो तो y पे बतानी पड़ेगी। y की वैल्यू पूछता हूँ y की कितनी है, तो वो x की पता लगेगी आपको, है ना। तो वो तो बदलती रहेगी। तो इसने डिफरेंस बताया। अब ये डिफरेंस बताया तो
इसमें फिर वैल्यू कैसे निकालें अपने, ये समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें क्या करा, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स मान ली, फ्लोरीन की 4 मान ली, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, उसकी इसने 4 मान ली, है ना। और 4 मान के एक की मालूम पड़ गई तो आप सबकी निकाल सकते हो आप, ठीक है। ऑलरेड रोशो स्केल जो है वो जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 0.359 into Z effective by R square plus 0.744, ठीक है। ये फॉर्मूले ध्यान रखने की जरूरत नहीं है इतना, लेकिन पॉलिंग स्केल पे मैं एक आपको आइडिया दे देता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कैसे याद रखोगे। ये ट्रिक समझ लेना। कैलकुलेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, हालांकि कैलकुलेशन तो मैंने फॉर्मूले तो बताए हैं आपको, है ना, कि डेल्टा की वैल्यू इसमें रखोगे। जो कैलकुलेशन तो काफी कम्बरसम टास्क है, वो कोई नहीं पूछने वाला। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जरूर मालूम होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके 12th में 11th में पूरी केमिस्ट्री में काम में आएगा। उन्हीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अंशिका? यस सर। तो ये जो न्यूमेरिकल, ये जो फॉर्मूले है, इनको कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है अनवी। बस ये Yes, ध्यान sir. रखना कि पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है। मैं आपको तरीका बताता हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। हाइड्रोजन की 2.1, ठीक है। फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सेकंड पीरियड में अपन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, और फिर तो नोबल गैस आती है। नोबल गैस की तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी 0 है, आयनाइजेशन एनर्जी भी 0 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 0 है ना, वो नहीं लेना चाहते आप। अच्छा, लिथियम की स्टार्ट करो 1 से पॉलिंग स्केल पे, ठीक है। और जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो 0.5 बढ़ाते जाओ। सेकेंड पीरियड में 0.5, बेरिलियम की हो गई 1.5, बोरॉन की हो गई 2.0, कार्बन की है 2.5, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाइट्रोजन की हो गई 3.0, ऑक्सीजन की हो गई 3.5, फ्लोरीन की हो गई 4.0। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज है। समझ आया? आया कि नहीं आया समझ में? ऐसे याद रख लेना इनको कि लेफ्ट से राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना, तो जब वो बॉन्ड बनाता है तो उसकी खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। एक से इनको जस्ट नंबर देने हैं, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये बताने के लिए कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जैसे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, ठीक है सिद्रा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ रहेगा, कार्बन की तरफ या नाइट्रोजन की तरफ? बताओ जल्दी से बेटा। अलविया बताओ, सिद्रा बताओ, अनवी, अंशिका, पुनीत, जल्दी से बताओ। सर बहुत नाइट्रोजन की तरफ। हाँ, नाइट्रोजन की तरफ रहेगा, ठीक है। तो जिससे डेल्टा माइनस आएगा और कार्बन पे डेल्टा प्लस आएगा, ठीक है। और कार्बन और ऑक्सीजन की बात करता हूँ या कार्बन और फ्लोरीन की बात करता हूँ, तो इसमें फ्लोरीन की तरफ रहेगा क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा। अच्छा, जितना नाइट्रोजन की तरफ था उससे और भी ज्यादा फ्लोरीन की तरफ रहेगा। यहाँ डेल्टा माइनस और ज्यादा आएगा, कार्बन पे डेल्टा प्लस और ज्यादा आएगा। क्यों आएगा जल्दी से बताओ नहीं, क्यों आएगा? फ्लोरीन पे ज्यादा नेगेटिव क्यों आएगा नाइट्रोजन के मुकाबले? अंशिका जल्दी बताओ। क्योंकि सर क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अंतर ज्यादा है, 2.5 और 4 में ज्यादा डिफरेंस है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ज्यादा खींचेगा। इसको अपन ऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे, माइनस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा, है ना। ये ज्यादा खींचने वाला ग्रुप बन जाएगा, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? ज्यादा खींचने वाला ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया। नीचे उतरने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो लिथियम की 1 है तो सोडियम की हो गई 0.9, पोटेशियम की हो गई 0.8, रुबिडियम की हो गई, रुबिडियम की लगभग वही रहती है 0.8, है ना। सीजियम की 0.7, ठीक है। अब आप इधर जाते जाओगे तो मैं इसको एक बार
अगर थर्ड पीरियड में आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर से बढ़ना चालू हो जाएगी, क्योंकि सीधे हाथ पे चलने पे आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ते आते हैं और जो आपके एटम है वो एक ही शेल में जुड़ते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। तो अगर अपन ऐसे चलेंगे, मैग्नीशियम पे जाएंगे, ठीक है, तो मैग्नीशियम पे गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 0.3 से बढ़ाना आप, तो 0.9 के बाद 0.3 ऐड किया। ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, ताकि इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाए। मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम के बाद जो है आपका एल्यूमिनियम है, Al का हो गया 1.5, फिर आ गया सिलिकॉन, सिलिकॉन का हो गया 1.8, फिर आ गया फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का आ गया कितना 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉस्फोरस के बाद कौन आता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है 2.4 होना चाहिए, ये थोड़ा सा ज्यादा है 2.5, और फिर क्लोरीन आता है 3.0, फिर 0.5 बढ़ने लग जाती है ना। क्लोरीन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करीब करीब एक जैसी होती है, हाइड्रोजन और फास्फोरस की एक जैसी होती है, कार्बन और सल्फर की एक जैसी होती है। समझ आ रहा है? ये पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर होगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? इज इट क्लियर? समझे कि नहीं समझे, बताओ जल्दी से Yes, मुझे। sir. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अपन क्या करेंगे? अपन ने सब बातें तो बना ली इतनी सारी, इसका करेंगे क्या अपन? क्या करना है, कहाँ काम में आती है अपने केमिस्ट्री में? मेरे को तो जरा बताओ जल्दी से। कौन बताएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ काम में आती है? सर मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर पहचानने के लिए। हाँ, मेटालिक नॉन मेटालिक करेक्टर पहचानने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या आयनाइजेशन एंथैल्पी भी काम में आ सकती है, वो भी है, ठीक है। और कहाँ काम में आती है बताओ? सर बॉन्ड की नेचर। हाँ, बॉन्ड का नेचर, वेरी गुड, टाइप ऑफ बॉन्ड बताने में, है ना। तो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या क्या होंगे ये बता देता हूँ मैं। ठीक है, एक तो सबसे बेसिक सा एप्लीकेशन है जो अपने हर बार काम में आएगा, नेचर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्ड्स में बेटा ऐसा है कि आपका तीन तरह से बॉन्ड अपन बोलते हैं कि एक तो नॉन पोलर, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, या बहुत ही हद हो गई तो आयनिक बॉन्ड। ठीक है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कैसे होगा? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर 0 हो या बहुत कम हो, ठीक है, 0.4 के करीब, 0.4 या उससे कम हो, तो आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। जैसे इस क्लोरीन मॉलिक्यूल में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी लगभग नॉन पोलर ही माना जाता है। अंशिका, क्यों माना जाता है? जरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के इसका अंतर तो बताओ मेरे को। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी करीब करीब नॉन पोलर ही माना जाएगा। अंशिका, कितना डिफरेंस होगा कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जरा बताओ। अनवी, सिद्रा? सर 0.4।
हाँ 0.4, तो 0.4 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर कम माना जाता है, तो ये करीब करीब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ही कहलाएगा। समझ आया? लेकिन अगर अपन यहाँ यहाँ मैं लिख देता हूँ डेल्टा ई एन इज इक्वल टू 0.4 या उससे कम है तो नॉन पोलर है ना। यहाँ पे अगर मैं ऐसे करता हूँ कि मान लीजिए HCl अगर होता तो HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर कितना है? HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर कितना है जरा बताएं मेरे को, जल्दी बताओ। और क्या ये ज्यादा है या कम है? जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? पुनीत कहाँ पर चले गए? अंशिका, यस सिद्धार्थ। सर। HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर कितना है जल्दी बताओ मेरे को। जल्दी बताओ देख के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? सर 0.9। हाँ 0.9 का अंतर है, तो इससे HCl कार्बन हाइड्रोजन से तो ज्यादा है ना। ये क्या हो गया? ये डेल्टा ई एन इज इक्वल टू 0.9, तो ये क्या हो गया? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। समझ आ रहा है? और मान लो, हाँ बताओ। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तब तो वो नॉन पोलर बॉन्ड हो गया। या थोड़ा सा अंतर है, अब वो थोड़ा सा कितना, 0.4 तक या उससे कम अगर डिफरेंस है तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड के वो करीब करीब सेंटर में ही रहेंगे, कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर 0.4 से ज्यादा आता है, जैसे कि यहाँ पर है, तो ऐसे में ज्यादा खींच लेगा एक एटम जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 बताई है मैंने पॉलिंग स्केल पे, देखिए, और हाइड्रोजन की 2.1 है, तो अंतर थोड़ा 0.9 हो गया, ज्यादा अंतर हो गया। ज्यादा अंतर हो जाने से ये बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर एक और खिसक गए, लेकिन अभी भी बीचों है तो कोवेलेंट ही, शेयरिंग तो अभी भी हो रहा है, लेकिन बराबर शेयरिंग नहीं हो रहा, थोड़े एक तरफ शिफ्ट हो गए। समझ आ गया? तो ये हो गया आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और इसी तरह से आपका अगर बहुत हद हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही ज्यादा हो गया, जैसे KCl की बात करो आप, समझ आया? तो KCl में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होगा? पुनीत जरा बताओ देख के मेरे को। अलविया, सर सिद्धार्थ, जल्दी बोलो। 2.2। हाँ 2.2 हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। 1.5 से अगर ज्यादा हो जाता है ना ये, तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो गया। तो डेल्टा ई एन 2.2, तो फिर ऐसे क्या है, कोई खींच रहा था अभी तक तो शेयरिंग थी, खींचते 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 ज्यादा खींचा तो क्या होगा, शेयरिंग टूट जाएगी, है ना। और इलेक्ट्रॉन पेयर जो था वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास ही जाके हमेशा के लिए बैठ जाएगा। तो आप KCl को, है ना, यहाँ पे डेल्टा ई एन बहुत ही अधिक है 2.2, और यहाँ पे आप KCl को जो है ना, ऐसे नहीं लिखना है ना, ऐसे मत लिखना कि डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर बहुत ही अधिक है। तो इस कारण से क्या होगा, पूरा का पूरा बॉन्ड ही खिसक के Cl के पास ही आके, क्योंकि Cl बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके, तो आप इसको K प्लस और Cl माइनस। अब ये क्या बोलने जाएगा, अब ये शेयरिंग नहीं हो रही। शेयरिंग तो तब होती जब बीच में होता इलेक्ट्रॉन पेयर, कि ये भी लेके आया ये भी लेके आया, लेकिन वो एक जने ने खींचते खींचते खींचते, है ना, क्या हो गया, पूरा अपने साथ ही ले गया जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर बहुत ज्यादा अधिक अंतर आ जाएगा, तो ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ये कहलाता है आयनिक बॉन्ड। समझ में आया कि नहीं आया? किसको समझ में आया, किसको ना आया, जल्दी से बताओ, क्या नहीं आया ये भी बताओ, बिना टेंशन के जल्दी से। क्विकली टेल मी, जल्दी से बताओ बिल्कुल।
सर एक बार अब आयनिक बॉन्ड फिर से रिपीट करना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर बहुत ज्यादा हो गया है ना, तो क्या होगा? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर बहुत ही अधिक हो गया तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर से हो क्या रहा था? एक तरफ खींच रहा था इलेक्ट्रॉन पे, बहुत ही ज्यादा हो गया तो खींचते खींचते क्या हो गया, पूरा इलेक्ट्रॉन एक जना ही लेके भाग गया। ऐसे समझो, जो अपने साथ ले गया वो क्या बन गया? माइनस, और जिससे गया वो क्या बन गया? प्लस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर बहुत ज्यादा अगर हो जाता है तो कोवेलेंट बॉन्ड पोलर कोवेलेंट से हटकर आयनिक बन जाता है, फिर कोवेलेंट रहता ही नहीं है, पूरा का पूरा बॉन्ड टूट जाता है। समझ आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर बिल्कुल नहीं है तो बिल्कुल आइडियल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जिसमें दोनों एटम पे कोई चार्ज नहीं होती, या अगर कम है बहुत, थोड़ा सा 0.4 है, तब भी कोई ज्यादा चार्ज वार्ज नहीं आएंगे। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर से के बढ़ने के कारण कोवेलेंट बॉन्ड में चार्जेस आने लगते हैं, हालांकि वो अभी आयनिक नहीं बना, थोड़े थोड़े चार्जेस आ रहे हैं, तो इसको कह रहे हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर अगर बहुत ही ज्यादा बदल गया तो ऐसी परिस्थिति में तो फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन, मतलब एक जना जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा बहुत ही कम है, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पे खींच लेगा और माइनस बन जाएगा। तो उसको फिर प्लस और माइनस के तौर पे लिखा जाएगा, एक एटम को पूरा प्लस, एक एटम को पूरा माइनस लिखा जाएगा, और ऐसे बॉन्ड को अपन आयनिक बॉन्ड कहेंगे। अब समझ में आया? कोई डाउट जल्दी से बताओ, कोई भी डाउट हो तो। कौन बताएगा मेरे को जल्दी से, कौन सा किसके डाउट है, जल्दी से बताएं मेरे को। यस, कम ऑन गाइस, जल्दी बताओ। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड होता है। अगर अपन इधर जाते हैं ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, नीचे उतरेंगे तो साइज बड़ा होता जाएगा, ठीक है। साइज बड़ा होने से एटम की खींचने की टेंडेंसी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिक्रीज होती जाएगी। साइज बड़ा हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज हो रही है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो इधर की तरफ पीरियोडिक टेबल में इधर की तरफ सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा, जबकि इधर की तरफ सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा। ऊपर जाओगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नीचे उतरोगे तो मेटालिक कैरेक्टर, राइट में जाओगे तो नॉन मेटालिक, लेफ्ट में मेटालिक। समझ आ रहा है? लेफ्ट वाले मेटल्स, नीचे वाले मेटल्स ज्यादा मेटल्स होंगे, है ना। मेटालिक कैरेक्टर increases down the group and increases towards the left hand side and down the group। तो ये वाले लेफ्ट में आ जाओ, सबसे नीचे आ जाओ, मोस्ट मेटालिक, ठीक है। और ये जो होगा आपका इधर की तरफ, राइट में चले जाओ, ऊपर चले जाओ तो मोस्ट नॉन मेटालिक। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट इसमें? उन्हीं बताओ जरा। अंशिका, अंशिका कहाँ पर हो, जल्दी बताओ मेरे को। अनवी, क्लियर सर। ठीक है।
दूसरी चीज अपन ये देखते हैं कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑक्साइड कैसे कैसे होते हैं जरा बताना मेरे को, कौन से ऑक्साइड्स को जानते हो? पुनीत बताओ जरा। किस तरह के ऑक्साइड से मिल चुके हो आप? नेचर का मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, जल्दी बताओ। हाँ सिद्रा बताओ। सर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल तीनों से हाँ हाँ, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, वेरी गुड। ठीक है, तो मुझे जरा बताओ कौन कोई एग्जाम्पल पता है आपको एसिडिक का? एसिडिक, बेसिक और बीच में एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक और कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होते हैं। तो एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं जो पानी में मिलाने पे H+ दे देंगे? ठीक है। बेसिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं जो पानी में मिलाने पे OH- देंगे? एम्फोटेरिक ऐसे होते हैं जो दोनों तरह के कैरेक्टर शो करेंगे। और न्यूट्रल ना तो वो पानी में मिलाने पे एसिड बनेंगे ना वो बेस बनेंगे। एसिडिक ऑक्साइड्स का एग्जांपल जैसे SO2 नॉन, हाँ SO2, वेरी गुड। कहाँ देखा आपने? वेरी गुड। CO2 SO2, हाँ CO2 अपन कोल्ड ड्रिंक में CO2 मिली रहती है, सोडा वाटर में, तो वो एसिडिक होती है कि नहीं होती? ठीक है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक होती है, जिसके कारण वो हवा में पानी में मिलके रेन वाटर में एसिड रेन करती है, जिससे अपन के मार्बल के स्टैचूज और बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचता है ना? और बताओ जल्दी से। NO2 समझ गए? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर acidic in nature, most of the non-metallic। Non-metallic character increases तो acidic nature increases। ठीक है, समझ आया? तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होंगे। बेसिक कौन होंगे? जैसे फास्फोरस के ऑक्साइड P2O3, P2O5, ये सभी एसिडिक हैं। क्लोरीन के ऑक्साइड, नॉन मेटल जितने भी हैं बेटा, इनके ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं मोस्टली। ठीक है, पानी में मिलाएंगे, जैसे CO2 को अपन पानी में मिलाते हैं, कैसे अपन प्रूव कर सकते हैं एसिडिक ऑक्साइड है? पानी में मिलाओ CO2 को तो क्या होगा, ये बनता है, ये अपन सोडा वाटर बनाते वक्त यही तो देखते हैं, उसमें CO2 गैस मिलाते हैं हाई प्रेशर पर। देखा होगा आपने सोडा वाटर जब बनाते हैं, एक तो रेडीमेड मिलता है ना, ब्रांडेड, और एक अनब्रांडेड। जब अपन कहीं बाहर जाके सोडा वाटर लेते हैं तो दे प्रिपेयर by passing CO2 and mixing it with water at under high pressure। तो ये मिलता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, ऐड कर दो फॉर्मूले। और ये H2CO3 जो होता है ये एसिड होता है। क्यों एसिड होता है? ये H+ रिलीज करता है, ठीक है, और HCO3- बनता है। समझ आया कि नहीं आया? इसलिए एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। दूसरी तरफ जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली बेसिक होते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर अगर बढ़ता है, मेटालिक करेक्टर अगर बढ़ता है, ठीक है, तो बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस।
समझ आया? कोई एग्जाम्पल दे सकते हो मेरे को? सिद्रा बेटा बताओ, अनवी, सिद्रा, पुनीत। सर सोडियम का, पोटेशियम का। हाँ बिल्कुल सही बोला। जैसे Na2 जो होता है ना, सोडियम Na पे +1 होता है, O पे -2 होता है, ठीक है। या कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, ये तो सबने देखा है अपना। या मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, ठीक है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को क्या है, पानी में मिला हुआ, तो पानी में मिलते ही एक लाइम वाटर में होता है ना, जो अपन जिसको चूना कहते हैं, अपन हिंदी में चूना बोलते हैं ना। और तो कैल्शियम पानी में जाएगा, पानी में जाएगा, और ऑक्साइड क्या करेगा, पानी से H+ ऑक्साइड, ये O2- है, इसके ऊपर -2 चार्ज है, तो बहुत ही ज्यादा माइनस है, तो वाटर से H+ ले लेगा, और ये क्या बन जाएगा, वाटर से H+ लेके OH- तो ये पानी में OH- बहुत सारे हो जाते हैं, तो बेसिक हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है ना। तो ये बेसिक ऑक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, पानी में मिला दो आप, तो ये बन जाता है Mg2+ और 2 OH- आयन। ये तो अपन खुद लेते हैं, है ना। कैसे लेते हैं, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ना, डाइजीन सिरप होती है, एंटा एसिड्स होते हैं, अपने एसिडिटी हो जाती है, तो अपने पेट में जो एसिड होता है उसको खत्म करने के लिए अपन ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड लेते हैं, तो मेटेलिक ऑक्साइड है ना। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड कौन सा होगा, सीजियम ऑक्साइड जो है ना। तो इधर अपन आते हैं, मैं थोड़ा समराइज कर दूं। अब ये पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में इधर जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। ऊपर आओगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। नीचे आओगे और लेफ्ट हैंड साइड पे आओगे तो बेसिक कैरेक्टर पड़ेगा। समझ आ गया? तो इधर वाले मोस्ट बेसिक, इधर वाले मोस्ट एसिडिक। समझ आ रहा है? पूरा ऐसा करना रिवीजन के लिए, ऐसे करना, एक बार ऐसे करके टेबल बना लेना, साइज का ट्रेंड लिखना, कि इधर जाओगे तो साइज बढ़ेगा, इधर जाओगे तो साइज घटेगा, है ना। एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड लिखना, फिर आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड लिखना, सारे ट्रेंड में फिर एक्सेप्शन देखना। पहले तो नॉर्मल ट्रेंड लिखना है ना, वो ज्यादा जरूरी है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड लिखना, है ना, पीरियोडिक टेबल में, तो उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और दूसरी चीज ये है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो दोनों तरह से दोनों कैरेक्टर एग्जिबिट करते हैं। कोई एग्जांपल एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मेरे को बता सकते हो? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यस, वेरी गुड बेटा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 जिंक कैसे हाँ, जिंक, और वेरी गुड, एल्यूमिनियम, जिंक, गैलियम, है ना, ये सभी ऑक्साइड्स जो है। बेरिलियम ऑक्साइड, वो भी एम्फोटेरिक होता है ना। तो आपके ये जो ऑक्साइड्स हैं, ये एम्फोटेरिक का मतलब ये HCl से भी रिएक्ट कर जाएंगे, एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब ये बेस है ना। तो ये बन जाएगा AlCl3 + वाटर, और ये बेस से भी रिएक्ट कर जाएंगे NaOH से, एम्फोटेरिक है तो। समझ आया? तो AlOH4, तो ये एम्फोटेरिक नेचर है, ठीक है। तो दोनों से रिएक्ट करने वाले हैं। लेड का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होगा, ठीक है। टिन का भी एम्फोटेरिक होता है। एल्यूमिनियम सबसे कॉमन है, ये समझ में आया? और इसमें जैसे बेसिक करेक्टर नीचे बढ़ता है, तो ये तो अपन जानते ही हैं। Li2O बेसिक करेक्टर अगर अपन देखेंगे,
सबसे ज्यादा सीजियम, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एक ही बात है, हाइड्रोक्साइड होगा तो OH लिखा रहेगा, ठीक है। और इधर जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर कम होता है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक है? दोनों एक ही पीरियड के हैं, थर्ड पीरियड के, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक है। समझ आया कैसे पता अपन को? सोडियम हाइड्रोक्साइड तो अपन जो होता है ना, एल्कली होता है, कॉस्टिक होता है, इसको अपन क्या है, हाथ नहीं लगा सकते, अपना हाथ जल जाएगा, स्किन बर्न हो जाती है, क्योंकि इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसको तो अपन इनटेक इंजेस्ट करते हैं। डाइजीन जो सिरप होती है, जेलुसेल सिरप होती है, एसिडिटी खत्म करने के लिए, मतलब ज्यादा बेसिक नहीं होता, ये बहुत ज्यादा बेसिक है। समझ गए? तो इस तरह से कंपैरिजन आता है। अच्छा, एक ही एलिमेंट अगर आता है तो जितने ज्यादा ऑक्सीजन है ना, उतना ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे SO2 है, या नाइट्रोजन के बता देता हूँ मैं आपको। जैसे नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, N2O है, NO है, NO2 है, NO2 को N2O4 भी या पहले तो मैं लिखता हूँ N2O3, ठीक है। और NO2 को N2O4 भी लिख देते हैं, या N2O5। ये इतने सारे ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ते जाएंगे ना, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। अगर एक ही एलिमेंट की बात करते हैं तब, तो ये दोनों तो न्यूट्रल है, ठीक है। ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, तो एसिडिक कैरेक्टर ऐसे बढ़ रहा है ना। तो वो उधर वाले बहुत ज्यादा एसिडिक हैं। जैसे N2O5 को जब आप पानी में मिलाओगे ना, तो आपको नाइट्रिक एसिड मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या ये समझ में आया आपको एसिडिक कैरेक्टर, या नहीं आया? पुनीत समझ में आया कि नहीं आया? अनवी? यस सर। ठीक है। तो ट्रेंड ध्यान रखना, है ना। नीचे उतरने पे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, सीधे हाथ पे जाने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेकिन वो एकदम से एसिडिक या एकदम से बेसिक नहीं होते, वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, है ना। ये ध्यान रखिएगा। फिर दूसरी चीजें अपन को जो कुछ डिस्कस, और जनरल चीजें, एक डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, ये मेरे को बता सकते हो आप? व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? सर जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है वो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो थर्ड पीरियड में उससे रिजेंबल करेंगे, जैसे लिथियम मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। और अपन अगर देखें तो यहाँ पे लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, ठीक है। यहाँ पे आता है आपका बोरॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है, गैलियम, इंडियम। तो जो आपका लिथियम है, वो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज एक जैसी दिखाएगा, बेरिलियम एल्यूमिनियम जैसी दिखाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? बताओ। आप जैसे इधर जाओगे राइट हैंड साइड में, प्रोटॉन बढ़ जाते हैं। प्रोटॉन बढ़ने से
अट्रैक्शन बढ़ जाता है और साइज कम हो जाता है। समझ आया? साइज डिक्रीजेस। नीचे उतरोगे, एक नया शेल ऐड होता है जिसे जिससे साइज बड़ा हो जाता है। नीचे जाने पे साइज बड़ा हो जाएगा क्योंकि न्यू शेल इज एडेड, ठीक है। और लेफ्ट में जाने पे साइज छोटा होगा, तो लेफ्ट में गए फिर नीचे उतरे, तो इन दोनों का साइज लगभग सेम होता है। या अपन इसको ऐसे बोले, चार्ज बाय साइज रेशियो। इसमें चार्ज ज्यादा हो गया है ना, साइज भी वैसा, चार्ज बाय साइज रेशियो इज ऑलमोस्ट सेम। due to which they exhibit similar kind of properties। एक जैसी प्रॉपर्टी दिखाएंगे, एक जैसे कंपाउंड बनाएंगे। जैसे लिथियम है, लिथियम को अपन हवा में अगर बर्न करते हैं तो ये बनाता है लिथियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी नाइट्राइड ऐसा ही बनाता है, Mg3N2। समझ आया? तो मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बनाता है, लिथियम बनाता है तो मैग्नीशियम भी बनाता है। सोडियम नाइट्राइड स्टेबल नहीं होता, लिथियम का ही क्यों स्टेबल होता है, मैग्नीशियम का स्टेबल होता है। दोनों एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। काफी सारी प्रॉपर्टीज है जो इनकी मिलती हैं। इसको अपन डायगनली, मतलब अगले ग्रुप का, अगले पीरियड के एलिमेंट से जो डायगनली प्लेस्ड है उससे प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। इस कारण से अपन इसको डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। तो इसी तरह से बेरिलियम एल्यूमिनियम में डायगोनल रिलेशनशिप होगी। बोरॉन और किस में डायगोनल रिलेशनशिप होगी, मेरे को बता सकता है कोई? उन्हीं बताओ जल्दी से। बोरॉन की डायगोनल रिलेशनशिप कौन सा है? नाइट्रोजन। बोरॉन के बाद आता है बेटा कार्बन फैमिली, कार्बन, सर सिलिकॉन। सिलिकॉन। हाँ, सिलिकॉन के साथ जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, तो ये आपकी डायगोनल रिलेशनशिप हो गया। अच्छा, दूसरी बात, आपके थर्ड पीरियड के एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर? ये रिप्रेजेंटेटिव एस और पी ब्लॉक वाले रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाएंगे। डी ब्लॉक वाले ट्रांजिशन मेटल कहलाएंगे, एफ ब्लॉक वाले इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहलाएंगे। कुछ जनरल टर्म्स है जो थोड़ा बहुत ऐसे ही पूछ लेता है कभी कभार कोई। फिर अपन को स्टार्ट करना है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, जो अपन थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग का क्या मतलब है, जरा बताओ। केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, बताओ जरा मेरे को, क्यों बनता है केमिकल बॉन्ड? क्या ऑक्टेट पूरा होने के लिए केमिकल बॉन्ड बनेगा? सुनीप जरा बताओ, केमिकल बॉन्ड दो एटम में एटम अलग अलग क्यों नहीं रहते, बॉन्ड बनाना क्यों जरूरी है, क्यों बनते हैं? सर ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। और कोई कारण? बताओ, क्या ऑक्टेट पूरा होना ही करना ही सोल रीजन है? देखो, ऑक्टेट पहले तो सम ठीक है, कई एलिमेंट्स ऑक्टेट पूरा करने के लिए ही अपना बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हमेशा भी नहीं होता कि ऑक्टेट पूरा होने के लिए ही बॉन्ड बनता है। सिद्रा समझ में आया कि नहीं आया? तो बॉन्ड किस लिए बनता है बताओ जरा, अनवी थोड़ा सा मेरे को बताओ। सर स्टेबिलिटी के लिए। हाँ, स्टेबिलिटी के लिए।
completion of octet ये तो अर्लियर कंसेप्ट है, लेकिन आज अपन जानते हैं काफी सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड भी होता है और ऑक्टेट पूरा भी नहीं होता, या तो ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे PCl5 में। तो ये पुराना कंसेप्ट है है ना, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑक्टेट बॉन्डिंग बनाने के लिए ऑक्टेट पूरा ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि बॉन्ड बना और ऑक्टेट पूरा ना हो पाए, फिर भी बॉन्ड बन गया। तो जो रियल रीजन है सिद्रा, वो क्या है? रियल रीजन जो है अटेनमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। इट इज द रियल रीजन फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे कि अपन देखते हैं और बॉन्ड बनने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, तो बॉन्ड जहां भी बनेगा वहां हीट रिलीज होगी। बॉन्ड बनना हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो जब एटम जो है, एटम अकेले ना रह के अगर बॉन्ड बना के रहें तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, और जितनी एनर्जी कम हुई है ना वो हीट के तौर पे बाहर निकल जाती है। बॉन्ड बनाने का असली कारण जो है वो ऑक्टेट का पूरा होना नहीं है, क्योंकि काफी सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो बिना ऑक्टेट पूरा किए भी बॉन्ड बनाते हैं ना, ठीक है। और इवन नोबल गैसेस जैसे जेनॉन है, जेनॉन के काफी सारे कंपाउंड अपन पढ़ेंगे, उसका तो ऑक्टेट पूरा था, है ना, लेकिन फिर भी काफी सारे उसने कंपाउंड बनाए। तो रूट कॉज, जो रियल कॉज है फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन इज नॉट द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, इट इज एक्चुअली द अटेनमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, दैट इज द एक्चुअल कॉज फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन लीड्स टू स्टेबलाइजेशन, लीड्स टू डिक्रीज इन एनर्जी, ओके। तो बॉन्ड बनने के दौरान हीट हमेशा निकलेगी और बॉन्ड तोड़ने के लिए हीट देनी पड़ेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे एटम में बॉन्ड बनाए। जैसे हीलियम बॉन्ड नहीं बनाता, हीलियम में स्टेबलाइजेशन नहीं आएगा तो वो बॉन्ड नहीं बनाता, लेकिन अगर बॉन्ड बन रहा है, जिसका बॉन्ड बन रहा है, तब तो वो स्टेबिलिटी गेन कर ही रहा हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी बॉन्ड बनाएंगे। हीलियम में स्टेबिलिटी गेन नहीं होगी, समझ आया? तो हीलियम जो है He2 मॉलिक्यूल नहीं बनाता, समझ आया कि नहीं आया? हीलियम अपना कहाँ बॉन्ड बनाता है? नहीं बनाता, हाइड्रोजन बनाता है। हाइड्रोजन जो है आपका H2 मॉलिक्यूल बनाता है। अब ये बॉन्ड बनने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से, शेयरिंग से, तो उससे अपना आयनिक बॉन्ड बनेगा और कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे इंटरेक्शंस होते हैं जो बॉन्ड जितने मजबूत तो नहीं होते, लेकिन थोड़ा माइन्यूट अट्रैक्शन होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, तो उसको अपन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। वो टेम्पररी होते हैं, उससे कोई नई केमिकल चीज निकल के नहीं आती, है ना, तो उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के में करेंगे, या वैन डर वाल्स फोर्सेस में अपन देखेंगे। जो बॉन्ड नहीं कहलाते वो जस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाते हैं, मतलब दे आर माइल्ड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल बॉन्ड तो तभी कहलाएगा जब दो चीजें जुड़कर एक नया केमिकल सब्सटेंस बना ले, केमिकली रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड फॉर्म करे, उसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी केमिकल बॉन्ड कहलाएगा। तो अगले टर्न पे अपन इसी तरह से सबसे पहले आयनिक बॉन्ड कवर करते हैं, फिर कोवेलेंट बॉन्ड कवर करते हैं जल्दी से, ठीक है। तो आप जब तक पढ़ के रखिएगा, इसमें कोई डाउट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में तो वो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, और केमिकल बॉन्डिंग जितना हो सके पढ़ के रखिएगा, ठीक है। तो आई होप ये सभी कुछ क्लियर है। तो मैं क्लास एंड करता हूँ, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक थैंक केयर। यू सर। ओके बेटा, बाय बाय।